Today we are going to discuss a new topic, that is periodic table. So here in this periodic table, metals, metalloids and non-metals are given. So next, in the universe there are 118 elements have been discovered till today. अभी तक जो है 118 elements discover किए गए हैं. Each of these elements possess different properties. हर element की अपनी अपनी property है, मतलब सबकी अलग अलग properties हैं. It is difficult to understand and use the properties of each element at the time. तो हमें ये समझने में बहुत ही डिफिकल्टी हो रही है कि कौन सा एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज है और उन्हें लर्न कैसे रखें. Hence, attempts were made to discover ways to learn the properties of elements. So, हमने कुछ अटेम्प्ट किए जिनसे ताकि हम जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज को याद कर सके. So, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेड्स है वो बनाई गई. किसने बनाई? डोब्रिनर्स ट्रेड इनको हम बोलते हैं. सो इन्होंने क्या किया, एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है. सो इनका अर्थमेटिक जो मीन है वो हमें निकालना है. और फॉर एग्जांपल Li का एटॉमिक वेट है 7, Ca 40, Cl 35.5, Na 23, Sr 88, ब्रोमीन इज 80. सो ये तीन इन्होंने 3 ट्रेड्स बनाई जिनका क्या है, एटॉमिक वेट जो है उनका. फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम और सोडियम लिथियम एंड पोटेशियम का मीन निकाल लेंगे तो हमारे पास Na जो है उसका एटॉमिक मास आ जाएगा. सो मतलब कोई भी दो जो एलिमेंट है उनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो बीच वाला जो एटम है उसका एटॉमिक मास आ जाएगा हमारे पास. फॉर एग्जांपल 40 प्लस 137/2. सो हमारे पास ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 88 आएगा, दैट इज Sr. So now limitations of Dobriner's trade क्या है? He could identify only a few such traits and so the law couldn't gain importance. मतलब कुछ ही ट्रेड्स बनाई थी इन्होंने, only 3 series बनाई है. In the trade of iron, cobalt, nickel, all 3 elements have nearly equal atomic mass and thus doesn't follow the above law. जो हमें ये याद रखना है कि आयरन जो है, कोबाल्ट और निकल जो है ये लो फॉलो नहीं करते. सो इसलिए ये लिमिटेशन हो गई, ये इनका ड्रॉबैक था. नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आए? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ octaves. Newland, an English chemist in 1865, gave law of octaves. Till then 56 elements were known. तब हमें 56 elements पता थे. Law of octaves say that if elements are arranged by the increasing order of their atomic mass, property of every 8 elements starting from first element repeats. मतलब 456 elements है, इनको हम 8 की सीरीज में अगर लगाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके एटॉमिक मास पे बेस्ड, तो क्या होगा, हर 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होगी, खुद को रिपीट करती है. जैसे कि लाइक द 8 नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल, सारे गामा पा एंड ऑल. सो इसी की तरह इन पे बेस्ट म्यूजिकल स्केल पे बेस्ट इन्होंने ये लो दिया था. अब देखो इनके क्या ड्रॉबैक्स है. So drawbacks, according to Newland, only 56 elements exist in nature. 56 इन्होंने बोला कि आगे कोई डिस्कवरी ही नहीं होगी. इतने कॉन्फिडेंट थे ये अपने डिस्कवरीज पे कि आगे 56 के आगे कोई एलिमेंट होगा ही नहीं. But later on, several new elements were discovered whose properties didn't fit into the law of octaves. फिर आगे कुछ नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए तो इनकी प्रॉपर्टी जो है, इनके जो पोस्टुलेट्स हैं या इन्होंने जो कहा वो दैट वाज इनकी थ्योरी को जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया. In order to fit new elements into his table, Newland adjust 2 elements in the same column but put some unlike elements under the same column. एक ही कॉलम में इन्होंने क्या रख दिया, कुछ अनसिमिलर एलिमेंट्स रख दिए, तो इनकी जो थ्योरी है वो अनएक्सपेक्टेड हो गई.
मतलब इनकी थ्योरी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया बाद में। मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल, मेंडलीव जो है उन्होंने अरेंज किए 63 एलिमेंट्स को। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। हमें ये पूछा जाएगा एग्जाम पेपर में, that on what basis Mendeleev arranged his periodic table. So atomic mass you have to learn it. The table consists of 8 vertical column. उसमें 8 vertical column थे that are called as groups. 8 vertical column थे जिनको group बोलते हैं, और horizontal जो थे उनको हम periods बोलते हैं. So first of all this is vertical column. Vertical column को हम बोलेंगे groups and जो horizontal column है उनको हम बोलेंगे periods. Okay. Now modern periodic law क्या बोलता है? This law was given by Henry Moseley. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एलिमेंट्स है उनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया, और that was better than Mendeleev's periodic table. Basic concept of modern periodic table is what? Modern periodic table contain 18 vertical columns. These are known as groups, 7 horizontal rows that are known as periods. On moving from left to right in a period, the number of valence electrons should have increase करेंगे from 1 to 8 in the elements present. Okay. On moving from left to right in a period, number of cell remain same. Number of cell जो है, number of cell remain same. All the elements of a group of periodic table have same number of valence electron. अगर number of cell increase नहीं करेगी तो फिर क्या होगा, number of जो valence electrons है वो भी same रहेंगे. हाँ मतलब ग्रुप वाइज प्लस सेल इंक्रीज करेगी, पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम ही रहेगी पर ग्रुप में. लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव टेबल क्या थी, हमने पढ़ा कि जो हेनरी मोजले है उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया. तो एक ड्रॉबैक तो ये हो गया बिकॉज इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था. He couldn't assign a correct position of hydrogen. हाइड्रोजन की पोजीशन को असाइन नहीं कर पाए थे ये. And as the properties of hydrogen, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज दो कॉलम से मिलती है. That is first is alkali metal से and second is halogen से. The isotopes of the same element will be given different position if atomic number is taken as basis, which will disturb the symmetry of a periodic table, as I have discussed earlier. The atomic masses don't increase in regular manner in going from one element to the next. Atomic mass जो है वो increase नहीं होगा in a regular manner जब हम एक element से दूसरे element तक जाएंगे. So it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements. So हमें ये पता नहीं चल पाया कितने elements जो है वो discover किए जाएंगे दो elements के बीच में. So now properties of metal we have to discuss. Metal can be found to the left of the staircase. Left ये हो गया. Here left to right as we go. So left में present होते हैं staircase में on the periodic table. Almost all solid, सारे solid ही हैं, जो भी metal है वो solid है, but जो mercury है वो exception है, that is liquid at room state. Okay, so now good conductors of heat and electricity. metal जो है वो good conductor होते हैं heat और electricity के. They reflect light, वो light reflect करते हैं, इसकी वजह से वो shiny होते हैं और luster होते हैं, luster present होती है. और metals जो है वो malleable होते हैं because they can be turned into sheets. They are ductile because they can be drawn into wires. Now s-block elements. S-block elements are those in which last electron enter the s orbital. Last electron जो है वो s orbital में enter करेगा. For example, sodium. Sodium is a s-block element. So last electron जो है वो s orbital में इसका enter करता है.
The S block consists of 2 rows. 2 rows में होता है ये. S block can accommodate maximum 2 electrons. First is alkali metal and second is alkali earth metal. The first element in both of these rows differ from the rest in certain properties. First element जो होता है वो different होता है from all the rest in property. Alkali metals जो है वो soft metals होते हैं. Alkali metal की oxidation state 1 होती है. Their carbonates are soluble in water, for example Li2CO3, except lithium. Alkali metals don't form complex compounds. Lithium के अलावा कोई भी जो है alkali metal जो है वो complex compound form नहीं करेंगे. This is alkali metal. Mg is a alkaline earth metal. So they are harder than alkali metals. Alkali earth metals show plus 2 oxidation state. The carbonates जो है वो insoluble होते हैं water में and they can form complex compounds. They form blue colored solution and the solution is paramagnetic in nature. Paramagnetic means उसमें unpaired electrons होते हैं. Unpaired electron. MgCl2 electrolysis करेंगे तो Mg2 plus 2Cl minus. Properties of metal. What are the properties of metal? So let's see. The atom of metal generally have 1 to 3 valence electron. 1 से 3 तक valence electron होंगे इनमें. हाइड्रोजन में 1 valence electron है और हीलियम में 2 valence electrons है और लिथियम में 3 valence electrons है. And in sodium 1 valence electron will be there. In chemical reactions, metal tend to give up electron easily. मतलब इनके वैलेंस सेल में 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो फिर ये क्या करते हैं रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन देते हैं. अगर 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है इनमें. जो जिसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है. बट इनमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ये देने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं. When metals combine with non-metal, the atom tend to lose electrons to the atom of non-metal, forming ionic bonds. Ionic bond कौन कौन बनाता है? Non-metal और metal के बीच में ionic bond बनता है. Now p block elements, the element belonging to 13 to 18 जो group है उसको हम p block element बोलते हैं. ये p block में consider किया जाता है. The general electronic configuration for the atoms of this block is ns2 np1. The group 13 of the periodic table consists boron, aluminium, gallium, indium and thallium. इसको हम एक ट्रिक से लर्न कर सकते हैं. बाल गणेश, बोरोन का ओनली ए बी ही होता है. बाल गणेश in Thailand. In Thailand. Or except boron, which is classified as non-metal, all other elements of this group are metal. जो boron है वो non-metal है और जितने भी elements है वो क्या है metal है. Boron family group 13, group 14 is called as carbon family. CSIGESN, CSIGESN3b. Nitrogen family, Nana Patekar is sub Bigde. Halogen family, FClBri, ये क्या होता है? ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है. पेरियोडिक टेबल में सबसे रिएक्टिव फ्लोरीन होता है जो कि हेलोजन ग्रुप में होता है, हेलोजन फैमिली में होता है. नोबल गैसेस will be there in 18 group. Now D block elements जो कि lustrous होते हैं, high melting point और boiling point होता है,
एक्सेप्शन इज मर्क्यूरी, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, और लिक्विड होता है ये रूम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। 6 जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दे जनरली, ये जो नीचे टेबल में सेपरेटेड टेबल में है इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। लेंथेनॉइड्स और एक्टोनॉइड्स होते हैं यहाँ पे। दे जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनमें। They form colored ions and they have a tendency to form colored compounds भी बना सकते हैं ये, और complex compound भी ये बनाते हैं। Now property trend from left to right in periodic table। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होगी बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो टेंडेंसी है इन गैसियस एटम, तो उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। वो इंक्रीज होगी एज वी मूव लेफ्ट टू राइट बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। सबका यही है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज अंटिल द नॉन मेटल तक ही इंक्रीज होगी बिकॉज द मेटल्स हैव अ इंक्रीज नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज मेटल्स में बहुत ज्यादा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। Boiling and melting point increase until the middle, then decreases. Boiling और melting point क्या होगा, middle तक आने तक increase होगा and then decrease हो जाएगा because these properties depend on the force between the particles and this depend on the structure of the element which varies from metallic to giant covalent to simple molecular. So we have understood it. Now noble gases, helium जो है second most abundant element the universe का, neon जो है most commonly used in science, और argon जो है common gas used in lasers में use करते हैं हम इसको। krypton जो है emits a bright white light when a strong electric current is passed through it। strong electric current जब इससे पास किया जाता है तो krypton जो है वो emit करता है bright white color की light को। xenon ion drive engines propel spacecraft on deep space missions। रेडोन जो है एक रेडियोएक्टिव है और हाईली टॉक्सिक गैस है। नेक्स्ट नॉन मेटल्स, सल्फर, नाइट्रोजन, सेलेनियम एंड ब्रोमाइन is present in liquid form and these are non-metals। non-metals जो है are usually gaseous होती है ज्यादातर and these are brittle solids at room temperature। the solids break easily, brittle and non-malleable और ductile होता है ये। ductile भी नहीं होते और malleable भी नहीं होते। अभी देखो इसमें चमक थोड़ी ना दिखती आपको। so these are non-lustrous। non-metal don't conduct heat or electricity well and they are not shiny। लीड सल्फर बॉन्ड आयनिकली टू फॉर्म लीड सल्फाइड बनाते हैं जिसको हम गैलिना बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गैलिना प्रोटीन। कार्बन एंड ऑक्सीजन कैन बॉन्ड कोवलेंटली टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। About 90% of all atoms in the universe are hydrogen atoms। 90% से ज्यादा जो atoms है वो hydrogen atoms है। Hydrogen is a diatomic molecule है ये, consist of two atoms of same element in a covalent bond। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाया इसने दूसरे हाइड्रोजन से, तो H2 हमारे पास गैस हो गई। नाउ N2 भी बन सकता है इसी तरह से, O2, F2, Cl2, Br2, Ni2, ये सारे बन सकते हैं ऐसे ही कोवलेंट बॉन्ड से। नाउ समरी प्रॉपर्टीज जो है, मेटल्स जो है वो लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस। हार्डनेस क्या होती है, हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के अलावा सारे हार्ड होते हैं मेटल्स। और नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड हार्ड होता है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। एंड एज वी नो दैट केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, सो वी हैव टू लर्न द एक्सेप्शंस। ओके, नाउ malleability, जनरली malleable होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन malleable।
Ductility, metals are generally ductile, non-metals are non-ductile. Heat conduction, metals are good conductor of heat and these are poor conductor, and metals are good conductor of electricity as well, and poor conductor are non-metals. Now properties of metalloids. Metalloids can form ionic and covalent bond with other elements. मेटलॉइड्स जो है वो आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं और कोवलेंट बॉन्ड भी. दे बिकॉज इनमें क्या होती है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है मेटलॉइड्स में. सो सम मेटलॉइड्स जो है कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन द मोस्ट नॉन मेटल्स बट नॉट एज वेल एज मेटल्स. ये क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच की स्टेज होती है. नॉन मेटल मतलब मेटलॉइड्स जो है उनमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, तो मेटल से थोड़ा कम और नॉन मेटल से ज्यादा, तो यहाँ पे मेटलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास. मेटलॉइड्स को हम सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं बिकॉज दैट कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट अंडर सर्टेन कंडीशंस. कुछ करंट भी पैदा करते हैं ये, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अंडर द कंडीशन, अंडर सम कंडीशंस. Now we have chemical properties of metal and non-metal. Metal जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ to form basic and amphoteric oxide, for example Na plus O2 Na2 that is base. Non-metal जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं. और non-metal don't react with dilute acid. dilute acid के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, बट ये dilute एसिड के साथ रिएक्ट करके salt और H2 गैस को रिलीज करता है. मेटल जो है रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. एंड दिस वी हैव read in structure of an atom lecture, so you can watch that even, means you also can watch that video. Non metal जो है doesn't react with water, for example C plus H2O, no reaction. मेटल्स जो है रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ और मेटल क्लोराइड बनाते हैं, दैट इज आयनिक इन नेचर. और जो नॉन मेटल्स जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड आयनिक होती है जो नेचर में, फॉर एग्जांपल CCl4 टेट्राक्लोरोकार्बन. CCl4 is tetrachlorocarbon. NaCl is sodium chloride. Now methods of separating mixtures. So this is the last topic of today, but very important. Evaporation हो गया, sublimation, crystallization, distillation, chromatography, sedimentation, filtration and centrifugation. इनसे हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर्स जो है उनको सेपरेट कर सकते हैं. Now evaporation. A solid substance dissolved in a solvent can be separated by the process of evaporation. अगर कोई solid substance है वो dissolve किया गया है solvent में, तो उसको हम evaporation की process से separate कर सकते हैं. The dissolved substance is left as a solid residue. Dissolved जो substance है वो solid की तरह रह जाएगा after the and solvent जो है वो evaporate हो जाएगा. मतलब यहाँ पे solvent है और जब हमने कुछ solid डाला इसमें तो क्या होगा, सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉलिड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. सो दैट्स द अमेजिंग मेथड. द सॉल्वेंट इटसेल्फ कांट बी रिकवर्ड बाय दिस मेथड. मतलब सॉल्वेंट को हम फिर से रिकवर नहीं कर सकते इस मेथड से. नाउ सब्लिमेशन वी हैव. The process of sublimation is used to separate the component which sublimes on heating from the one which doesn't. Thus, naphthalene जो है which sublimes can easily be separated from sodium chloride by this method. Naphthalene को हम separate कर सकते हैं sodium chloride से. This is an ammonium chloride जो कि यहाँ पे चिपक रही है, और this is ammonium chloride और salt यहाँ पे है, और this is cotton plug. Cotton plug here is used. Okay. Cotton plug. Next, crystallization. When a hot and concentrated solution of a substance is allowed to cool slowly, crystal जो है वो बन जाते हैं. जब hot concentrated solution जो है उसको हम cool down करते हैं, then क्या होगा, crystal of pure solid are formed, जो कि impurities जो है वो dissolve रहेगी solvent में. Pure solid के crystals बन जाएंगे और जो impurities है वो dissolve रहेगी solvent में.
An impure sample of compounds like copper sulfate or alum can be purified by crystallization. Impure जो sample है copper sulfate या alum का, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, crystallization से purify कर सकते हैं. Now distillation. Distillation जो है वो एक प्रोसेस होती है सेपरेट करने के लिए कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. तो ये हमें याद रखना है कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट से जो कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर होता है, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ यूजेस ऑफ डिस्टिलेशन इंक्लूड अल्कोहल का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं हम इससे, डिसैलिनेशन कर सकते हैं, मतलब वाटर में से सॉल्ट को निकाल सकते हैं, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कर सकते हैं, एंड मेकिंग लिक्विफाइड गैसेस फ्रॉम एयर. So this is the distillation process. Now chromatography. Two or more dissolved solid present in a solution in a very small amount can be separated. दो या दो से ज्यादा जो डिजोल्व सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी से. जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स का बना होता है. यहाँ पे लिखा हुआ है. The component of a mixture dissolved in a solvent move to different extent of adsorbent material. Filter paper का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, सिलिका जेल etc. Thus get separated. Now next, centrifugation. This method of centrifugation is used to separate suspended particles from liquid. As we have discussed earlier, suspensions जो होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े particles होते हैं. कोलोइड से बड़े होते हैं. वो कोलोइड जो होता है वो 1 to 1000 नैनोमीटर का होता है, और ये सस्पेंशन जो होते हैं वो 1000 नैनोमीटर से बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं. The mixture is separated by rotating it at high speed in the centrifuge. अब जो मिक्सचर है उनको उसको हम घुमा घुमा के, मतलब उसको हम रोटेट करेंगे ना, तो इनके बीच में लेयर्स फॉर्म हो जाएगी, और इससे हम डीएनए को भी सेंट्रीफ्यूज करते हैं. हम डीएनए भी एक्सट्रैक्ट हो सकता है इस मेथड से, सेंट्रीफ्यूगेशन से. वी स्टडी इन बायोलॉजी दैट. नाउ फिल्ट्रेशन. Filtration is used to separate insoluble substance from the liquid. अब लिक्विड में से हम insoluble substance को निकाल लेते हैं. ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है. इससे हम सैंड और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं हम फिल्ट्रेशन से. सो ये प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस है. Now sedimentation. Last but not the least, sedimentation. particles जो suspended in water, थोड़ा टाइम देंगे तो पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे. अब एग्जांपल हो गया मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर. सैंड जो है वो सेटल हो जाएगी डाउन एट द बॉटम. सो with this we have done our topic periodic table. Thank you so much and stay tuned and keep learning.